अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप भी आगे इसी मैसेज को फैला रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो असल में एक मैसेज है मोहब्बतों का, कि नफ़रतों को ख़त्म करना है, मोहब्बतों को बढ़ाना है। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। इस छोटे से कुछ चंद ही कह लीजिए शर पसंद अनासिर हैं जो नफरतों को फैला रहे हैं। शायद वो भी नहीं जानते वो क्या करने जा रहे हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। मुश्किल रास्ता है, लेकिन हक और सच का रास्ता यही है कि जब हमने आगे कदम बढ़ाना है तो ये सोचना है कि अल्लाह की मखलूक से प्यार करना है। जहां पे हकूकुल्लाह पूरे करने हैं, वहां पे हकूकुल इबाद पे भी हमने सही मानों में फोकस करना है। अल्लाह हमसे राजी हो जाए, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। आज पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का जो नाम, आज मेरी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने कहा मेरा नाम आप शाहिद कह सकते हैं। दुबई में होते हैं शाहिद, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनकी पूरी फैमिली के लिए, स्टार्ट में ही मेरे लिए दिल से दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह ताला की आप सब पे रहमत ख़ास हो। कह रहे हैं मेरे कज़न है, मेरी पूरी फैमिली है, राज देखते हैं, ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते हैं। बल्कि वो जब ऑफ कैमरा स्टोरी आती है तो फ़ौरन मैसेज आ जाता है, जी आपकी कहानी आ गई है फ़ौरन। तो मुझसे रब्ता करते हैं, मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ। रात को जब फ्री होता हूँ तो कहानी सुनता हूँ। शायद भाई आज की कहानी आपकी वहीं से शुरू करने जा रहा हूँ जिसका आपने पार्ट 1 कल सुना था। सबके लिए बैठक का दरवाज़ा खटका था और मामू बाहर चक्कर लगा के भी आए थे। बाहर कोई भी नहीं था। वो आके लेट गए और उसी लम्हे ही शाहिद की निगाह पड़ी तो सामने, दरवाजे के सामने, दरवाजे की ऊपर वाली जो दीवार थी, वहीं पे वो छिपकली की तरह पीछे चिपकी हुई थी। यहां तक का हमने कल कहानी सुनी थी, वहीं से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कहता है जैसे ही मेरी उस पर निगाह पड़ी तो उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। आज उसका चेहरा भी इतना गुस्से में था जैसे को देख के लगता था जैसे आज वो मुझे छोड़ेगी नहीं। वो शदीद गुस्से में थी और उसी लम्हे उसने वहीं से छलांग लगाई, जैसे मेंढक छलांग लगाता है या छिपकली जंप करे कहीं दूर। तो ऐसी ज़बरदस्त छलांग उसने लगाई कि सीधी ही मेरे सीने पे आके बैठी और उसी ने मेरे गर्दन को इतनी ज़ोर से दबाया कि वो लम्हे मुझे सिर्फ याद थे, उसका देखना, छलांग लगा के मेरे सीने तक पहुंचना और साथ ही गले का दबा देना। मेरे साथ क्या हुआ उसके बाद शाहिद को नहीं पता, वो बेहोश हो गया। सुबह आज पहली दफा ऐसा हो रहा था कि उसकी आंख जल्दी खुल गई। अजानें हो चुकी थीं और सुबह का वक्त था, सर्दियों की रात थी और उसकी आंख खुली तो देखा मां रो रही है। मामू भी शदीद परेशान है, कजन भी, बाकी फैमिली भी डिस्टर्ब है। आज होश तो आ गया था, लेकिन अभी लगता था अभी भी दिमाग पे खुमारी सी है, अभी भी बेहोशी की सी हालत है, लेकिन वो देख रहा है। आज पहली दफ़ा उसकी आंख खोलते ही अपने उसके हाथों को देखा तो उसके दोनों हाथ खून से भरे हुए थे। आज उसके जिस्म में इतनी शदीद तकलीफ थी, इतनी शदीद तकलीफ हुई थी। पहले 2 दफ़ा जो वाक़यात हुए थे उसमें इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, जो आज जिस्म ऐसा लगता था किसी ने कुल्हाड़ियों के वार करके जिस्म को काट डाला हो। जब कुल्हाड़ी का वार लगे जिस्म के किसी हिस्से पे भी, तो वही जानता है जिसको जख्म आया होता है कि कितनी दर्द हो रही है। वही जिस्म के साथ आलम था। जहां वो लेटा था वो सारी जगह भी खून से लथपथ थी, हाथ भी खून से भरे हुए थे, कपड़े भी खून से भरे हुए थे। आज जो अटैक था वो सबसे ज्यादा अटैक था जो अभी इससे पहले हमले हुए थे। मामू और मां बात कर रहे थे। वो अपने आप को इस हालत में देख चुका, दर्द को महसूस कर चुका। शायद दर्द की शिद्दत इतनी थी कि वो फिर से बेहोशी की तरफ जा रहा था। उन्होंने उसको गाड़ी में डाला और आज एक नए किसी पीर के पास लेके जा रहे थे। वो जो उस गांव का साईं बाबा था, साईं नूर शायद उनका नाम था, 2 दफा जिसके पास पहले लेके गए थे, आज उससे हट के कहीं लेके जा रहे थे। जब उस जगह पे पहुंचे तो उसने कहा मुझे इस लड़के की कमीज एक चाहिए।
कमीज़ का बंदोबस्त हुआ, उसको कमीज़ दी गई तो वो कमीज़ को जैसे नापते हैं ऐसे नाप रहा था और उसको सूंघ रहा था, उस पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो एक पीर था, आमिल था। वालिदैन, माँ बाप तो इस दुनिया में था नहीं, आज ये भी मैंने पूछा है, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो साथ आए थे वो सारे आंखों से आंसू बहाते हुए बस ये दुआ कर रहे थे शायद ठीक हो जाए। और वो अपना जब पढ़ चुका तो उसके बाद उसने कहा, मुझे 1.5 किलो गोश्त और 4 अंडे चाहिए फौरी तौर पे। वो लोग भागे, छोटा गोश्त 1.5 किलो और 4 अंडे लेके आए। वो फिर से अपना अमल करता रहा, पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद उसने कहा, ये लो, ये गोश्त कब्रिस्तान में लेके जाना है और ऐसी जगह को कब्रिस्तान में ढूंढना है जो बिल्कुल वीरान सी हो, जहाँ पे गुजर ना होता हो, वहाँ पे कम ही कोई जानवर, कोई इंसान का जाना हो, अलग थलग सी जगह हो, वहाँ पे इसको रख देना है, मुड़ के नहीं देखना। और ये जो 4 अंडे हैं ऐसे चौक में जाके रखने हैं जिसको 4 रास्ते लगते हों, चौराहा, चौक, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, 4 रास्ते मुख्तलिफ जाते हों, एक एक अंडा हर चौक पे रख देना है। तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये उसने उसके पैसे भी लिए। और जैसे ही वो कहते हैं उसने पढ़ के शाहिद पे दम किया, जाहिद को लगा कि उसके जिस्म के अंदर एक सुकून सा आ गया है। जो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, शदीद दर्द हो रहा था, वो एकदम से ठंड का सा एहसास हुआ। उसको लगा मैं ठीक हो गया हूँ, मेरा दर्द ख़त्म हो गया। उसने फैमिली से कहा, हाँ अब मुझे लगता है वो जो शिद्दत से मैं कर रहा था, बेहोशी की तरफ जा रहा था, मैं बेहतर हूं। उसको पैसे अदा किए, घर आ गए। रात का इंतजार किया उनके मामू ने, और जैसे ही रात हुई तो वो 1.5 किलो पहले गोश्त लेके कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। कब्रिस्तान में दाखिल हुए, दिल की धड़कन भी तेज थी। वैसे कब्रिस्तान में जाए आम तो इंसान कुछ भी शायद महसूस ना हो, अब एक गोश्त रखने जा रहे हैं जिसको कह के भेजा गया है, मुड़ के भी नहीं देखना, नुकसान होगा, तो धड़कन तेज ही होती है। वो चलते हुए एक ऐसी जगह ढूंढने में कामयाब हो गए जहां पे लगता था कि यहां पे कम ही किसी का आना जाना होगा। कुछ थोड़ी सी छुपी हुई सी जगह थी, वहीं पे गोश्त रखा और मुड़ गए वापस जाने के लिए। अब दिल की धड़कन और तेज थी कि उसने कहा था मुड़ के मत देखना। दिल की धड़कन शायद इसलिए ये सोच के तेज हो रही थी, पीछे पता नहीं कौन आया है, क्या हो रहा है। जल्दी से बाहर निकले, अंडे उठाए, एक जो चौक था उसी चौक पे पहुंच के एक एक अंडा हर रास्ते पे रख दिया। आज की रात बहुत सुकून से गुजरी, अगली 2 रातें भी सुकून से गुजरी। मां ने कहा, शाहिद तुम्हारी मंगनी तो हो चुकी है, तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया गया था बेहतर यही है, तुम वापस चले जाओ, शायद वहां जाने से हालात बेहतर हो जाएं। आज तीसरा चौथा दिन है, तुम काफ़ी पहले से बेहतर नज़र आ रहे हो, तुम्हें चले जाना चाहिए। उसने भी कहा, हाँ माँ जी, मेरे ख्याल में ये सही फैसला है, मुझे वापस दुबई चले जाना चाहिए। शाहिद ने अपना पासपोर्ट उठाया, फ़ौरन शहर गया, शहर से जाके अपनी टिकट वगैरह ली और आकर पैकिंग वगैरह शुरू कर दी। आज सुबह सुबह वो उठा क्योंकि आज रात की उसकी सियालकोट से दुबई के लिए फ़्लाइट थी। उसकी सारी की सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी जब वो उसी कमरे में गया जहाँ पे अलमारी थी जिसको ताला लगा रहता था, उसकी चाबी सिर्फ़ और सिर्फ शाहिद के पास होती थी। उसने जाके अपना पासपोर्ट, जो अभी कुछ दिन पहले ही वो शहर टिकट के लिए लेके गया था, पासपोर्ट निकाला और जब उसको खोल के देखा तो एकदम से उसको झटका सा लगा। वो सफ़ा जिस पे उसका दुबई का वीज़ा लगा हुआ था, स्टिकर लगा हुआ था, वो किसी ने फाड़ के उसको उसके अंदर रखा हुआ था। वो एकदम से चौंक गया कि ये क्या हुआ है। फ़ौरन माँ से पूछा कि ये देखें मेरे पासपोर्ट का ये हाल हुआ, ये किसने किया है। तो माँ भी एकदम से देख के चौंक गई और कहा, बेटा ये तो अलमारी में इसी लॉक में था, ये तो सिर्फ चाबी तुम्हारे पास है और किसी के पास चाबी इसकी नहीं है, और जितना बड़ा ताला लगा है ये टूटा हुआ भी नहीं है और ना ही इसकी किसी के पास चाबी है। कोई भी नहीं जानता इसके साथ ये क्या हुआ है। वो अब परेशान था, जिस पे वीज़ा लगा वही सफ़ा फटा हुआ है। टिकट हो चुकी है, तमाम तैयारी मुकम्मल है, फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो इसी पासपोर्ट के साथ
एयरपोर्ट पहुंचा, उनको ये पासपोर्ट दिखाया तो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये सफ़ा फटा हुआ है, आप नहीं जा सकते। फ्लाइट मिस हुई, पूरी कोशिश कर डाली, एम्बेसी से भी रब्ता किया किसी तरीके ये मसला हल हो, तो पता ये लगा कि नहीं, नया प्रोसीजर होगा, नए सिरे से वीज़ा लेना पड़ेगा, और 10-12 लाख रुपए उसके मजीद लग गए इस नए प्रोसीजर पे। वो ज़ाय हो गया, नया पासपोर्ट और नया वीज़ा, सारा प्रोसेस नया करना पड़ा। अभी तक उसके जिस्म के साथ मजीद कुछ नहीं हुआ था, काफ़ी बेहतर था। तो एक सुबह वो जल्दी उठा, चाय का उसने कप उठाया, उसने कहा छत पे जाके मैं चाय पीता हूं। मुझे एक तस्वीर भी आई हुई है, उन्होंने अपने घर की भेजी हुई है। छोटा सा रास्ता है, 10 फुट का होगा, 10 फुट से भी शायद कम है, रास्ता गुजर रहा है, इस साइड पे कब्रिस्तान है, घर है, मैंने देखी है, शायद मैं दिखा देता हूं आपको एंड पे। तो जब वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा था तो बंद किया हुआ था। ऊपर भी एक दरवाज़ा होता है जिसको आप खोलते हैं और ऊपर दाखिल होते हैं। उसने खुद ताला खोला, खोल के ऊपर चाय पी रहा था तो उसकी निगाह पड़ी नीचे ज़मीन पे, तो एक जैसे पूरी किताब सी किसी ने जलाई हुई होते, उसके सफ़े अलग अलग थे और सारे के सारे जलाए गए थे, हर तरफ जले हुए कागज़ पड़े थे। परेशान हो गया, माँ को बुलाया, मामू को बुलाया, वो भी देख के परेशान हो गए कि इन जले हुए टुकड़ों को देख के लगता है किसी ने कुछ लिखा हुआ जलाया है। माँ ने कहा लेकिन ऊपर तो कोई भी नहीं आता, क्या तुम जब ऊपर आए थे ताला खुला हुआ था? तो उसने कहा नहीं माँ, मैं ताला खुद खोल के आया हूं। तो माँ भी हैरान थी, जब ताला ही तुमने खोला है तो कोई ऊपर कैसे पहुंचा? ये तो लॉक रहता है। वो कहते हमने उसकी तस्वीरें बनाई, तस्वीरें बना के उन्हीं पीर साहब को भेज दी जिनसे लास्ट टाइम वो अंडों वाला उन्होंने कहा था और गोश्त मंगवाया था, उनको भेजी। तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा आप लोग मेरे पास आ जाएं। ये लोग जब उसके पास पहुंचे तो उसने कहा इस पे शदीद काला जादू किया गया है कि लड़की और लड़के की मौत वाक़ई हो जाए। अब अगर इसका तोड़ ना किया गया तो इनकी मौत वाक़ई हो सकती है, या अगला ऑप्शन ये है कि इस मंगनी को तोड़ दिया जाए। अगर दोनों मंगनी ख़त्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लड़की लड़का एक दूसरे को, वालिदैन जिस मकसद की वजह से मौत की तरफ ले जाया जा गया है वो ये मंगनी है, तो आप लोग तोड़ दें इस मंगनी को, ये भी एक हल है। या फिर तोड़ है। तो वालिदैन ने कहा ये कैसा हल है कि हम अपनी उस बच्ची को छोड़ दें जिसके साथ हमारी मंगनी हुई है, लड़का लड़की राजी हैं, जो भी बदबख्त ये कर रहा है उसको तस्कीन मिले कि हाँ हमने छोड़ दी, हमें इस हल की तरफ नहीं जाना, हमें इन बच्चों को खुश देखना है, आप तोड़ कीजिए, पैसे की परवाह मत कीजिए। तो उसने कहा तकरीबन 1,20,25,000 रुपये लगेगा। 2 काले बकरे जिनकी उम्र 2.5 साल से ऊपर ना हो, 2.5 साल से कम भी ना हो, पूरे के पूरे 2.5 साल के हों, कहीं किसी किस्म का कोई जख्म नहीं होना चाहिए, दांत पूरे होने चाहिए, एक पूरा नक्शा खींचा 2 बकरों का कि इस तरह के मुझे 2 बकरे चाहिए और ये सामान चाहिए। घर वालों ने कहा क्या आपको ला के देने होंगे या आप खुद ले सकते हैं? उन्होंने कहा आप ला के देंगे, आप ला के दे दें, मुझे कहेंगे तो हमारा रोज़ का काम है, हमें इजीली मिल जाएंगे। तो वालिदैन ने पैसों का पूछा तो 1,20,25,000 रुपया उनके हवाले कर दिया गया कि हम कहाँ से इतनी टेंशन लेंगे, ये ले भी हैं, कहें जी नहीं ये बकरा तो 2.5 साल से बड़ा है या 2.5 साल से छोटा है, इस तरह की जो फरमाइशें थी। उन्होंने कहा बेहतर है भी इनके हवाले करो। बकरा और चीज़ें उनके हवाले कर दी गई। फिर उसके बाद लड़की को भी बुलाया गया, शाहिद को भी बुलाया गया। उसने वहाँ पे बैठ के कोई अमल किया, दायरा कड़ा लगाया और उसके बाद पढ़ के एक तावीज़ बनाया। कुरान मजीद उसने खोल लिया। वो कहते हैं कुरान मजीद को जो खोला हुआ था, रहल रखा हुआ था, जो इस तरह देखा होगा आप लोगों ने, रखा होता है उसके ऊपर कुरान मजीद, उसमें से देखता था, लिखता जाता था, देखता था, लिखता जाता था, यहाँ तक कि 2 बड़े बड़े उसने तावीज़ बनाए। दोनों तावीज़ एक लड़की को और एक शाहिद को पकड़ा दिया कि आप लोगों ने कभी भी इसको गले से नहीं उतारना, नहाते वक्त भी इसको गले में पहन के रखना है, और मैंने तोड़ कर दिया है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसे वो पहले दे चुके थे। उसने कहा वो बकरे लेके मैं उनको ज़िबा भी कर चुका हूं, उनकी बलि लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उनकी बलि चढ़ानी है, मैं बलि चढ़ा चुका हूं। यूं तावीज़ दोनों के गलों में डाल के उनको घरों को रवाना कर दिया गया। तावीज़ के ऊपर मैं यहां कहना चाह रहा हूं, एंड पे भूल ना जाऊं,
जिस पे रब का कलाम लिखा हुआ है, वही आप बाथरूम में पहन के जाएंगे, नहाते हुए भी पहन के जाएंगे। इस्लाम में तावीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी को तावीज़ नहीं दिया। जिस्म पे कट लगते मेरे पास भी कई केस आए हैं, मैंने वीडियो भी अब इस पर बनाई हुई है, रिमांड में इस पर बात करता हूँ। खैर, वो रवाना हो गए। उसके बाद काफ़ी दिन तक मामलात बिल्कुल ठीक रहे। मामू, उसका कज़न, अब उसी डेरे पे होते थे। लड़की भी ठीक थी, शाहिद भी ठीक था। मामू ने एक दिन कहा, यार आज क्यों ना दिल कर रहा है कोई तिक्के शिक्के बनाते हैं, छत पे चलते हैं रात को, आज जरा फन करेंगे, कोई तिक्के शिक्के बनाएंगे, गपशप करेंगे। यार बड़े दिन हो गए हैं कि शोल मेला नहीं किया। गांव की ज़िंदगी में शायद फ़न शोल मेला यही होता है कि कुछ खाने पीने का ऐसा एहतमाम किया कि ख़वातीन की बजाय मर्द वहाँ पे पका रहे होते हैं, ख़ुद मसाले लगा रहे होते हैं, बना बना के खा रहे होते हैं। अमूमन शहरी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। वो कहते हैं, मैं, मेरा मामू यानी शाहिद, शाहिद का मामू, एक कज़न और एक और कज़न जो दूसरे शहर से आया हुआ था वो भी इनके साथ था। ये चारों रात के टाइम छत पे चले गए। अंगीठी लगाई, ये तिक्के पका रहे थे, खा रहे थे। वहीं पे वो कज़न जो दूसरे शहर से आया था, चलता चलता दीवार की उस तरफ चला गया जहां से सामने कब्रिस्तान नजर आता था। पर्दे से लगे होते हैं, छोटी छोटी दीवारें होती हैं, उनको जंगला उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कुछ लोग पर्दे कहते हैं कि अगर फैमिली अंदर मौजूद है तो साइडों से पर्दे दे दिए जाते हैं, यानी छोटी छोटी दीवारें दे दी जाती हैं, कोई देख ना सके। उसने जब झांक के देखा तो सामने एक अजीब सा मंजर था। उसने फौरन आवाज़ दी शाहिद के मामू को। उन्होंने कहा, हाँ क्या हुआ है? उन्होंने कहा, जल्दी से इधर आइए। शाहिद भी बाकी भी चलते हुए उसी तरफ गए और उन्होंने जब ऊपर खड़े होकर देखा, सामने कब्रिस्तान के अंदर कोई ब्लैक शैडो सा था, बिल्कुल अजीबो गरीब सा, काला स्याह नजर आता था कि कोई काला स्याह है बैठा हुआ। उसके सामने 3 रोशनियां जल रही थी। सिर्फ इतना अक्स आ रहा था क्योंकि छत से और जो फासला है कब्रिस्तान का, मुझे तस्वीर देखने के बाद क्लियर हुआ है, उसने शायद कुछ 3 मोमबत्तियां जला रखी थी जिनकी रोशनी निकल रही थी, आग सी जल रही थी। उन्होंने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, लगता है कोई बैठा चिल्ला कर रहा है। जिस अंदाज में 3 वो मोमबत्तियां जला के बैठा था या जिस तरह की भी लाइट थी, तो मामू ने वहां पे उसको आवाज़ दी, ऊंचे आवाज़ जो रात को दूर तक जाती है, कौन है भाई? क्या कर रहे हो यहां पे? कौन बैठा हुआ है? 2-3 आवाज़ें देने पे भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने कहा, यार नीचे चलते हैं, देखते हैं ये कौन है जो बैठा इस वक्त चिल्ला कर रहा है। वो चलते हुए नीचे आ गए और जब कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो अभी वो जो भी शैडो सा था, जो भी ब्लैक साया सा था, अभी तक वहीं पे मौजूद था। वो कहते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इस अंदाज में घूम के जा रहे थे कि हम इसको देख सकें, इसको पता न लगे ये कौन है, हमारी पाँव की आवाज़ भी ना हो, क्योंकि करीब जाके हमने ये देख लिया था कोई इंसान है जिसने ब्लैक चादर अपने ऊपर ली हुई है। जब हमें अंदाज़ा हुआ कि किसी की ब्लैक चादर किसी के ऊपर है तो हमने कहा, इसको परली साइड से चल के देखते हैं, उसका चेहरा देखें ये कौन है। हम आहिस्ता से चलते चलते बग़ैर आवाज़ पैदा किए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए और चलते चलते जब बिल्कुल उसके करीब आए तो हमारी टांगें वहीं पे शल सी हो गईं, पाँव ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हमारे गांव की एक औरत थी जिसने जिस्म पे काली चादर डाली हुई थी और उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो अलिफ नंगी थी। वो नंगी हालत में उस जगह पर बैठी थी और सिर्फ जिस तरह दुपट्टा लिया जाता है उस तरह काली चादर उसने अपने ऊपर ली हुई थी और सामने 3 बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जल रही थी और वो आंखें बंद करके बैठी कुछ पढ़ रही थी। वो कहते हैं, हमारी टांगें इसलिए शल हो गई, हमने अपनी ही एक औरत जो उसी गांव की थी, इज्जत एहतराम का रिश्ता होता है, जब उसको इस हालत में देखा, वो अलिफ नंगी है, उसका जिस्म सारा क्लियर नजर आ रहा है, तो उसी लम्हे हम तेजी से वापस मुड़ गए। शर्म से हमसे रुका तक नहीं गया। फौरन बाहर निकले और बाहर आके खड़े हो गए कि अब क्या करें, ये तो फलां औरत है जो फलां घर में रहती है और ये बैठी चिल्ला कर रही है। उन्होंने उसी टाइम कहा, बड़ों को फ़ोन करते हैं गांव में कि आओ ये काम यहां पे हो रहा है। उन्होंने बड़ों को कॉल की, बड़ों ने कहा रुको हम वहीं पे आ रहे हैं। ये बाहर ही खड़े रहे। कुछ देर के बाद 3-4 उस गांव के बड़े आए, पूछा हाँ क्या हुआ है, बताया फलां फलां औरत नंगी होके बैठी चिल्ला कर रही है। ये लोग अंदर कब्रिस्तान में दाखिल हुए
तो दाखिल होते ही उन्होंने कहा, कहाँ है वो औरत? तो उस जगह जहां पे वो औरत बैठी थी अब कोई भी नहीं था। ये लड़के जल्दी से चलते हुए उसी तरफ गए। अब लाइट मार के उस जगह को देखना शुरू हो गए जहां पे वो बैठी हुई थी। वहां पे नामो निशान तक भी नहीं, है कोई आवाज है, नामो निशान तक भी नहीं था कि अभी कुछ देर पहले यहां पे कोई बैठा था। पांव तक के निशान भी नहीं थे। जब लाइट मारी, बुजुर्गों ने कहा कच्ची जमीन है, कोई अगर बैठी थी तो उसके तो पांव के भी निशान, जूती के निशान होने चाहिए, तो निशान तक नहीं है। तुम कह रहे हो मोमबत्तियां जला के बैठी थी, कहां है? उन्होंने कहा जी हमने झूठ नहीं बोला, कसम उठा ली कि हमने अभी अभी देखा है, तभी आपको बुलाया है। उन्होंने कहा ठीक है, हम उस औरत को जानते हैं, अभी उसके घर चलते हैं, अभी पता लग जाता है। अभी अभी देखा था ना? उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा वो पैदल ही गई होगी ना, हम मोटरसाइकिल पे आए हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, वो नहीं पहुंची होगी घर, हम पहले ही पहुंच जाते हैं, अभी पता लग जाता है। उन्होंने कहा जी ठीक है। शाहिद और उसके कजन को कहा तुम ऊपर छत पे पहुंचो। मामू उन लोगों के साथ 2 मोटर बाइक पे ये लोग सवार हुए, गांव की तरफ रवाना हो गए। 2 मोटरसाइकिलें थी इनके पास। उसी औरत के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद ही उसका बेटा बाहर आ गया। सलाम वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा तुम्हारी मां कहां है? उन्होंने कहा जी अम्मा तो सो रही हैं। खैरियत? उन्होंने कहा हाँ काम है, उसको जरा बुला के लाओ। उनकी जो वालदा थी, ये एक चुक पड़ जाती होती है, किसी को कहते हैं ना कमर में दर्द निकल जाती है, कमर सीधी नहीं होती, तकलीफ होती है, तो वो हाथ लगाते होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कमर में वो दर्द का होता है, उसको चुक बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको पता होगा समझ आ गई होगी चुक क्या है, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कमर का एक रग इधर उधर हो जाती है, वेन इधर उधर हो जाती है, तो मालिश करके वो झटका देते हैं तो निकल जाती है। तो वो औरत ये काम भी करती थी। तो वो लड़का भी यही समझा कि माँ को अगर इस वक्त बुलाने आए हैं तो कोई एमरजेंसी होगी, किसी ने हाथ लगवाना होगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर गए, वो लड़का बाहर ना आया। फिर से दरवाजे पे थक 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 आवाज मारी और उस लड़के को कहा भाई किधर हो, हम इंतजार कर रहे हैं। कि मां को उठाने में इतनी देर, कह रहा था मां सोई हुई है, इतनी देर, गांव के बुजुर्ग आए हुए थे, फौरन आ जाना चाहिए था। जब दोबारा से दरवाजा नॉक किया तो वो लड़का बाहर आया और कहा मां घर पर नहीं है। उन्होंने कहा तो कहां है? तो उसने कहा वो जो फलां घर है, अगर यहां ना हो तो मां वहां पे होती है। खैरियत है ना? उन्होंने कहा हाँ हाँ, हमने हाथ लगवाना था इसलिए जरा इमरजेंसी में। उन्होंने कहा ठीक है आप उस घर चले जाएं। दोनों मोटरसाइकिलें फिर से स्टार्ट हुई, उन पे बैठे और उसी घर पहुंच गए। वहां पे भी दरवाजा खटखटाया गया। लड़का बाहर आया और पूछा वो औरत कहां है? उसने कहा वो आज यहां नहीं आई, लेकिन खैर है आप लोग सारे जमा हो गए हैं। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, हमने हाथ लगवाना था, इमरजेंसी थी एक बुजुर्ग को, इसलिए हम आए थे। तो उसने कहा नहीं आज वो नहीं आई, वो अपने घर पर होगी। वहां से ये लोग वापस आए तो अब उन्होंने कहा अभी अगर दोनों घरों में ये औरत नहीं पहुंची तो एक काम करते हैं, 3 लड़कों को उस रास्ते से भेजो जो कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जाता है, मेन सड़क से गुजर के, जो कच्ची सड़क है। 3 लड़कों को कहा तुम उस रास्ते से जाओ जो बाग के अंदर से गुजर के जाना पड़ता है और कब्रिस्तान में जाके रास्ता लगता है, और बाकी 3 से कहा तुम खेतों की तरफ से जाओ, बीच बीच में से जो रास्ता है तुम वहां पे पहुंचो। इन 3 ही रास्ते हैं उस जो कब्रिस्तान को जाते हैं, एक ये मेन सड़क, एक वो बाग, पुराने बाग के अंदर से रास्ता जाता है, और एक खेतों के अंदर से। अगर ये कहीं होगी हमें रास्ते में मिल जाएगी। शायद कहता है मैं छत पे खड़ा हुआ था, मैंने देखा लाइटें ही लाइटें हैं, लोग आ रहे हैं, मैं डर गया हूं। जब सारे आके कब्रिस्तान में जमा हुआ है तो मैंने देखा मामू भी साथ है। मैंने कहा मामू क्या हुआ है? उन्होंने कहा परेशान ना हो, हम लोग हैं, हम उसको ढूंढ रहे हैं। वो रास्ते में भी हमारी औरत कहीं नहीं मिली। फैसला हुआ ठीक है अब ये सब अपने घरों को जाए, सुबह इस मामले को देखते हैं चक्कर है क्या। सब अपने अपने घरों को सोने के लिए चले गए। सुबह दरवाजा नॉक हुआ, मामू ने दरवाजा खोला तो वो औरत बाहर आ चुकी थी और मामू से पूछ रही थी रात तुम मेरे घरों में बंदों को लेके फैर रहे थे, पहले उस घर में गए हो, दूसरे उस घर में, खैर थी, क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी वो एक हमारा बंदा है, उसको चुक पड़ गई थी, हम उसके लिए लाए थे, तो आप नहीं थी तो हम इसलिए आपके घरों में आए थे। पहले तो आते ही मामू पे चढ़ गई कि तुम क्यों मेरे घर में बंदों को लेके आए हो, तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें तकलीफ क्या, क्यों लेके आए? तो मामू ने कहा मुझे कोई मसला नहीं, एक चुक वाला मसला था, हम उसके लिए आए थे, ये कोई गुनाह थोड़ा है। तो इस बात पे वो लाजवाब हो गई, चुक वाले तो कोई भी आ सकते थे इलाज कराने के लिए। वो चली गई।
लेकिन वो गई नहीं, वो सीधी गई शाहिद की जो मंगेतर थी उसकी मुमानी, मामी, वो उस औरत की सहेली थी। यानी ये जो जादू औरत कर रही थी, मासी कह लेते हैं, जो मासी इसका फर्जी नाम रखते हैं, जो मासी थी जादू करने वाली, ये गई उसकी मंगेतर की मामी के घर, उसको साथ लिया और शाहिद की एक खाला से तो रिश्ता हुआ था, जो बड़ी खाला थी उनके घर पहुंची और जाके शिकायत की कि ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हैं, हमारे घरों में रातों को इस तरह आते फिर रहे हैं, इनको समझा लें, ये ठीक नहीं कर रहे, हमारे साथ गलत कर रहे हैं और ये सारा कुछ शहद करवा रहा है, ये हमसे दुश्मनी ले रहा है, ये हमारे साथ गलत कर रहा है। उनकी मामी भी भड़क उठी, जो साथ थी उनकी दोस्त थी उस मासी की, मामी बोली ये कल रात को मेरे घर थी, मेरी दोस्त है, मैंने इसको अपने घर रोक लिया था कि मेरे घर आज रुक जाओ, तो ये रात को तो मेरे घर रुक गई थी, तो ये क्यों उसके घरों में छापे मरवा रहे हैं, कोई भी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, पता करते फिर रहे हैं, किसी पे इल्ज़ाम क्यों लगाते फिर रहे हैं। शाहिद ने वहां पे माजरत की, जी गलती हो गई, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूं, हमें एक इलाज करवाना था, हम तो इसलिए आए हैं, लेकिन आपको बुरा लगा तो माजरत हुआ है। बात ख़त्म हो गई, लेकिन अब बात शुरू हुई थी। शाहिद ने कहा, मामू, शाहिद के मामू के बारे में कहा गया था ये, तो मामू ने कहा मैंने अब इसको छोड़ना नहीं है, मैंने इस पे निगाह रखनी है और अपने कज़न लोगों से भी कह दिया अब इस औरत को छोड़ना नहीं है, इस पे निगाह रखनी है, ये कहाँ आती है कहाँ जाती है, इसका सारा देखना है, क्योंकि जो हमने रात को देख लिया है ना, उसके बाद गुंजाइश नहीं बचती कि इसको छोड़ा जाए, यही जादू करनी है। अब जो कज़न थे वो वक्फे वक्फे से उसके घर के बाहर ऐसे चक्कर लगाते रहते, गाहे बगाए, ऐसे कि शक भी किसी को ना पड़े, और वो इस तरह चक्कर लगाते वो कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। शायद कहते हैं एक दिन मैं और मेरा कज़न उसके घर के आगे से गुजर के जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो जाके एक दोस्त का घर था, उसके दरवाजे के बाहर बैठ गए। हमने देखा वो मासी और उसकी वो दोस्त शाहिद की मंगेतर की मामी, लफ्ज़ मामी ही कह देते हैं, आप लोग समझ गए, यानी जो शाहिद की मंगेतर थी, मंगेतर की वो रिश्ते में मामी लगती थी, वो इसकी भांजी लगती थी। मामी और मासी दोनों घर से बाहर निकल रहे थे और रक्शे में बैठे रवाना हो गए। शाहिद कहता है हम तो पहले ही उसकी तलाश में थे, उसी वक्त मेरे साथ एक कज़न था, मैंने कहा बैठ पीछे, हमने बाइक स्टार्ट की, फासला रख रख के हमने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। गांव से निकल के रक्षा उस सड़क पे चल पड़ा जो शहर की तरफ रास्ता जाता था और शहर में दाखिल हो गया। हम भी फासला रखे उनके पीछे आ रहे थे। एक जगह पे जाके उन्होंने रक्षा रुकवाया और हमने देखा एक घर जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था, वो दोनों मामी और मासी अंदर दाखिल हो गई। हमने भी वहाँ पे बाइक एक दुकान पे स्टैंड पे लगाया, उनको कहना यार ज़रा चीज़ें ले लें दुकान से, ख्याल रखना हम आते हैं। हम उस दरवाजे के 2-3 दफ़ा आगे गुजरे कि देख सकें ये क्या घर है, कौन सा है, ताकि हमें याद रहे ये किस घर आई थी। हमने वो जगह देख ली। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों ख़वातीन वहाँ से बाहर निकली, रक्शे में बैठी, रवाना हो गई। हम भी उनका पीछा करते हुए गांव पहुंचे तो अपने घर में दाखिल हो गई। रात को हमने मामू को और शाहिद का जो ससुर था उसको बुलाया और उसको सूरत हाल बताई कि इस तरह ये दोनों शहर में एक घर के अंदर गई हैं और हमने वहाँ पे मोहल्ले से, वो जो शहर का एक मोहल्ला था, उससे पूछा था उस दुकान वालों से कि यार हमने बीमार है हमारा एक फ़र्द घर का, उसका इलाज करवाना है, हमें पता लगा है यहाँ पे कोई इलाज करने वाले साहब रहते हैं। तो उन्होंने उसी दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा था वहाँ पे बड़े पहुँचे हुए आमिल हैं, पीर हैं, आप उनके पास चले जाएं। तो हमने जो पीछा किया तो पता यही चला हमें कि ये उस घर में जादू करवाने के लिए जाती हैं। फैसला हुआ सुबह मामू और शाहिद का ससुर उस घर जाएंगे। ये दोनों अगली सुबह वहां पे रवाना हो गए। मामू ने बाद में शाहिद को बताया कि जब हम उस मोहल्ले में पहुंचे तो हमने दोबारा से कंफर्म किया, उसी घर की तरफ इशारा किया गया जिसका हमें बताया गया था। इस दफ़ा सिर्फ मामू और उसका शाहिद का ससुर थे, साथ में शाहिद नहीं था। इसलिए पता करते करते वो जो नक्शा बताया था शाहिद ने, वो नक्शे के हिसाब से बिल्कुल वही घर था
दुकान जो थी उसने भी यही कहा था, यही घर है। वो कहते हैं हम उस दरवाजे से जैसे ही दाखिल हुए, वो एक छोटी सी गली नुमा सी थी, तकरीबन 15 कदम की। हम उस गली से चलते हुए 15 कदम हम चले हैं। वो गली जब ख़त्म हुई है तो वहाँ सामने एक छोटा सा कमरा था, लेफ्ट साइड पे एक वॉशरूम बना हुआ था और सामने वो छोटा सा कमरा था। सिर्फ एक गली ही थी, गली के एंड पे 15 कदम की गली, 15 कदम की गली के एंड पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और बाहर एक छोटा सा वॉशरूम, जो यकीनन उस पीर का था। हम अंदर दाखिल हुए तो वो शक्ल से ही नजर आ रहा था कि कोई गैर मजहब का बंदा है, और ये कतअन कोई नूरानी या कुरान मजीद से नहीं करता, ये काला ही करता है। हम अंदर दाखिल हुए तो वो अकेला ही बैठा था। हमने उसको सलाम किया, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा बैठिए। हम बैठ गए। हमने उसे कहा कि हम फलां फलां गांव से आए हैं, हमें इलाज कराना है। वो बोला बताइए क्या मसला है। तो हमने उसे सारी तफसील बता दी कि हमारी एक बच्ची है और इस तरह का लड़का है जो बाहर से आया, उनकी मंगनी हुई है और उनके ऊपर इस तरह तावीज़ किए गए हैं कि हमें पता लगा है उनको मारने की कोशिश की जा रही है। और जब सारी तफसील बता चुके तो वो चुप सा हो गया। जैसे जैसे वाकया उसको समझ आता जा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे और हम यही नोट कर रहे थे। शायद का मामू कहता है मैं नोट कर रहा था कि उसको समझ आ रही थी ये तो केस मैं कर रहा हूं। जब वो पूरी बात सुन चुका तो कहता है इसका तोड़ हो जाएगा। आप लोग सही कह रहे हैं, उस पर काला जादू कराया गया है। अगर काला जादू है तो मैं उसका तोड़ कर लूंगा, मुझे तोड़ करना आता है। आप एक काम कीजिए, आप फलां तारीख को मेरे पास दोबारा से आइए और ये सामान चीज़ें लेते आइए, मैं आपको उसका तोड़ कर दूंगा। उसके होंठ काले स्याह थे, चेहरा भी झुर्रियों निशान से पड़े हुए थे चेहरे से। ऐसे लगता था हर वक्त सिगरेट पीने वाला, सिगरेट का धुआं भी अंदर भरा हुआ था। एक अजीब घुटन ज़दा सा माहौल था, स्मेल फैली हुई थी, कोई अच्छी जगह नहीं थी, जिससे हमें भी अंदर दाखिल होते ही अंदाजा हो गया था ये काला जादू करने वाला कोई शख्स है। वहां पे वो अकेला ही था, पीछे कोई कमरा था या जगह थी हम नहीं जानते थे। खैर हम उससे उठे तो बाहर निकलते ही दोनों ने कहा कि अंदर कैसी घुटन थी, कैसा अजीब सा माहौल था। ऐसे लगता था स्मेल ही स्मेल है, बू ही बू फैली हुई है हर तरफ। वो दोनों बाइक पे सवार हुए, गांव पहुंचे। आकर बताया कि लगता यही है कि ये ख़वातीन उसी के पास ही जाती हैं। हम उसके पास गए हैं, उसको वाक़े को सुनाया है तो वो चौंक सा गया है और वो अलर्ट सा हो गया है। उसने हमें फ़लाँ तारीख को बुलाया है। पीछा अब हम भी नहीं छोड़ने वाले, हम एंड तक पहुंचेंगे। शायद का मामू बोला अभी इनको पकड़ना नहीं, अभी इनको कुछ नहीं कहना, हम इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे। जब तक हम इनको रंगे हाथों नहीं पकड़ेंगे हम चैन से हम भी नहीं बैठेंगे। ये जाति वहीं पे हैं। सारा किस्सा हमें समझ आ रहा है। तो बाहर से भागता हुआ शाहिद आया, मामू को और ससुर को बताया कि वो दोनों ख़वातीन दोबारा से रक्शे में सवार होके जा रही हैं। वो दोनों भी जल्दी से खड़े हो गए, अब कहां जा रही हैं। फासला रख के उनका पीछा करना शुरू किया तो रक्शे का पीछा करते करते इनको पता लगा कि इनका रुख उसी ही घर की तरफ है, उसी ही मकान की तरफ है। ये दोनों पीछा करते करते वहां पहुंचे तो देखा रक्शा रुक चुका है। वो दोनों ख़वातीन अंदर दाखिल हो गई हैं। तकरीबन कहते हैं 4 से 5 मिनट का, हमने 3 से 4 मिनट का गैप दिया और उसके बाद फिर हम लोग भी अंदर दाखिल हो गए। उस गली से दरवाज़ा खुला रहता था। हम गली से दाखिल होकर बिल्कुल एंड के सिरे पे पहुंच गए, जहां सामने वो छोटा सा कमरा था और साइड पे बना हुआ बाथरूम, जो बाहर वाली साइड पे बाथरूम था। कमरा छोटा सा था, उसकी सारी आवाज़ें क्लियर बाहर आ रही थीं। वो जादूगर उनसे कह रहा था आज 2 मर्द मेरे पास आए थे, वो मुझसे तोड़ करवाने के लिए आए थे, लड़की और लड़के का। जिनका तुम लोग मुझसे तावीज़ लेके जाते हो वही ही लोग थे। मैंने उनको टाइम दे दिया है और उनसे कह दिया है हाँ मैं उनको तोड़ कर दूंगा, लेकिन मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है
कि पहले मैं तुम्हारे नोटिस में दे दूं कि तुम लोग क्या चाहते हो। वो मुझे 50,000 की ऑफर करके हैं कि हम आपको 50,000 रुपये देंगे, हमें तोड़ करके दें। जबकि ससुर और शाहिद के मामू ने कोई पैसों की अभी तक बात नहीं की थी। तो वहीं पे वो मामी बोली, अगर वो आपको 50,000 की ऑफर कर गए हैं तो मैं आपको डबल दूंगी, 1,00,000 रुपया। बस मुझे सिर्फ यही चाहिए कि इनकी मंगनी टूटे और फिर ये दोनों मर जाएं। मैं इनको मरा हुआ देखना चाहती हूं। जब तक ये मरेंगे नहीं मुझे सुकून नहीं आएगा। आपने उनका काम नहीं करना, पैसे मैं आपको पहुंचा दूंगी, बस मेरा ये काम कर दें। अब वो जो ससुर और मामू बाहर खड़े थे, उनका खून खौल रहा था। उनकी गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो ससुर नहीं था, एक बेटी का बाप भी था, जिस बेटी की मंगनी तो हुई थी, लेकिन आगे बैठा कोई कह रहा था कि मुझे उसकी मौत चाहिए, उसकी बेटी की जादू के जरिए मौत। ससुर गुस्से में एकदम से अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होते ही उस पीर को गिरबान से पकड़ लिया। शाहिद का मामू भी साथ था, उन्होंने जाते ही उसको पकड़ लिया और उसको मारना अभी शुरू ही किया था कि उन दोनों खवातीन ने जब उन दोनों मर्दों को देख लिया तो एकदम से उठी, जूते छोड़े और भाग पड़ी। वो दो मर्द जो गुस्से में थे कि औरतों को तो देख ही लेंगे, ये तो गांव ही जाएंगी, इसका तो बंदोबस्त करें। जो मौत का सामान मुहैया कर रहा है, 1,00,000 रुपए में 2 इंसानों की मौत का सौदा कर रहा है। अभी मारना ही शुरू हुए थे, कुछ मारा भी नहीं था खास, कि एकदम से 3-4 मुस्टंडे कहां से आए जो उसने पाले हुए थे, उसका नेटवर्क था। इतनी तेजी से वो अंदर कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने ससुर को और मामू को ना सिर्फ पकड़ लिया बल्कि शदीद मारना शुरू कर दिया। इतना मारना शुरू कर दिया कि जख्मी कर दिया, लहूलुहान कर दिया। जब अच्छा खासा वो मार चुके तो थोड़ी ही देर बाद पुलिस अंदर दाखिल हुई। उनमें से कोई पुलिस को भी कॉल कर चुका था। जब अंदर पुलिस दाखिल हुई तो पुलिस मामले को सुनती, क्या हुआ, क्या माजरा है, किसी बात को पूछने के बजाय उन्होंने आते ही मामू को और ससुर को इस अंदाज में दबोच लिया जैसे मुजरिम पकड़े गए हैं। असूलन तो पहले वो पूछते क्या हुआ है, कॉल की गई है, माजरा क्या है, सुनना भी गवारा ने किया। दोनों को दबोच लिया और कहा ले चलो इनको थाने। और वो दोनों हैरान थे, एक तो हमें मार पड़ चुकी है, हमसे कोई पूछना भी गवारा नहीं कर रहा। उस वक्त एहसास हुआ इन पीरों का, फकीरों का, इन जाहिल, मैं सख्त लफ्ज़ क्या कहूँ, ये जो जाली आमिल हैं, इनका नेटवर्क होता है, वो नहीं जानते थे। और वो नेटवर्क काम कर रहा था। पहले मुस्टंडे आके मार रहे थे और अब पुलिस भी इन्हीं को लेके जा रही थी। इनके मोबाइल वगैरह इनसे छीन लिए गए और इनको लेके वो थाने पहुंचे। घर वाले इंतजार करते करते रात के 9 बज गए। अभी तक मामू और ससुर का कोई भी पता नहीं था। घर वाले परेशान थे कि क्या हुआ, उनका नंबर भी नहीं है, हम उस जगह पे भी नहीं जा सकते, पता नहीं वो पीछा करते करते कहां निकल गए हैं। बार बार कॉल मिलाते, मोबाइल बंद मिलते। तो अब पता ये नहीं था कि उसी घर में ही पीछा करते गए हैं, क्योंकि वो असल में तो पीछा करने के लिए निकले थे, मामी का और उस मासी का, लेकिन कहां चले गए ये नहीं पता था। वो रात सबकी बेचैनी से गुजरी। सब घर वाले सो न सके क्योंकि वो नहीं आए थे। अगला दिन भी गुजर गया बेचैनी में, इधर उधर यहां वहां से पता करते हुए। तो पता लगा शाम के टाइम में वो थाने में बंद हैं। उनके ऊपर पर्चा कट चुका है, अब उनकी जमानत करवानी होगी। ये रात का टाइम था, पूरी फैमिली घर के अंदर मौजूद थी। सब बैठे टीवी देख रहे थे। परेशानी का सा आलम था, टीवी चल तो रहा था लेकिन शायद टीवी कोई भी नहीं देख रहा था। सबके दिमाग में अजीब सी एक सिचुएशन चल रही थी, ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये बात खुली थी। मंगेतर की जो मां थी, जिसका शौहर अब थाने में बंद था, अब वो बोल पड़ी थी कि ये रिश्ता जो मंगनी मैंने की है, इस मंगनी से पहले ये लोग मेरे पास आए थे।
उसने मुझे कहा था मैं इसकी मामी हूं, भांजी है वो मेरी, मेरा हक है, तुम मुझे इसका अपने बेटे के लिए रिश्ता दो। और सब जानते हैं कि उसका बेटा कैसी बुरी आदत का मालिक है, नशा करता है, वो इस काबिल नहीं है कि कोई भी माँ उसको अपनी बेटी का रिश्ता देगी। तो मैंने भी उसको इनकार कर दिया था। तो उसने मुझे कहा था बेहतर है तो मुझे रिश्ता दे दो। जब मैंने सख्ती से इनकार किया कि नहीं देना, तो उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर नहीं दोगी तो फिर याद रखना इसका रिश्ता मैं भी नहीं होने दूंगी, और ऐसा करूंगी तुम्हारे साथ, तुम याद रखूंगी। मैंने इन सब धमकियों को उस वक्त सरसरी लिया था। अब मैं रोई जा रही हूं कि शौहर मेरा जेल में है और यही इसकी मामी ही लड़के पे भी और मेरी बेटी पे भी जादू करवा रही है। इसका मतलब है जो उसने कहा था वो उसने सच कर दिखाया। मैं तो उसको धमकी समझी थी, मुझे नहीं पता था ये इस हद तक आगे चली जाएगी। रात के टाइम सारे बैठे, टीवी चल रहा है, बैठे हुए हैं, बोल कोई किसी से भी नहीं रहा। एक परेशानी का सा आलम है, कजन भी जमा है, किसी को कुछ भी नहीं अंदाजा क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कैसा गांव में तमाशा सा बन गया है। जैसे ही 9:15 का टाइम हुआ है, ये बात बाद में शाहिद को बताई गई, एकदम से शाहिद जो बैठा था टीवी देख रहा था, उसके मुंह से एक चीख सी निकली। ऐसी चीख जैसे कोई तड़पता है, जैसे किसी ने किसी को जोर से कोई कुल्हाड़ा मार दिया हो, तलवार से वार कर दिया हो, कोई शदीद जख्म लगा दिया हो तो बंदा तड़पता है, तो ऐसे तड़पा है। और जैसे ही सबने घूर के उसकी तरफ देखा है तो वो इस तरह तड़पना शुरू हो गया जैसे मछली तड़पती है बिन पानी के। और वो तड़पे जा रहा था, मुंह से चीखो पुकार किए जा रहा था और कुछ ऐसे लफ्ज बोल रहा था जो इससे पहले घर वालों ने नहीं सुने थे। लेकिन आज सब ने अपनी आंखों से देखा, शाहिद का जिस्म लहूलुहान हो रहा था। आंखों के सामने ही शाहिद के जिस्म पे कट पड़ रहे थे, हाथों पे भी कट पड़ते नजर आ रहे थे। और बाकी जब पूरी एक लाइन कट की लगती थी तो वहीं पे कमीज पे खून सा बन जाता था, जिससे पता लग रहा था जिस्म पे उसके कट पड़ते जा रहे हैं और वो चीखें मारता जा रहा है। और उसी लम्हे जब शाहिद के साथ ये हो रहा था कि वो कुछ अजीब जुबान बोल रहा था, चीखें मार रहा था, जिस्म लहूलुहान होता जा रहा था, ऐसी भयानक कराह रहा था, उसकी चीखें निकल रही थी जो लगता था शदीद तकलीफ में है। तो वहीं उसी लम्हे दूसरे घर में वो मंगेतर, वो लड़की भी सेम इसी सिचुएशन में थी। वो चीखों पुकार कर रही थी, उसके जिस्म पे खून जाहिर तो नहीं था, लेकिन वो हाथ इस तरह लगा रही थी जिस्म पे जैसे उसके जिस्म को भी काटा जा रहा हो, वार किया जा रहा हो। वो भी शदीद चीखों पुकार किए जा रही थी, दोनों बच्चे तड़प रहे थे। उसी वक्त उन्होंने फ़ोन किया साईं नूर को, जो उसी गांव का साईं था। वही एक वाहिद शख्स था जो पैसे वगैरह नहीं लेता था। पहली दफ़ा और दूसरी दफ़ा जब उसके पास लेके गए थे उसने कोई पैसे नहीं दिए थे। तीसरे जिसके पास लेके गए थे, जिसने अंडे और बकरे मंगवाए थे, उसने तो पहले 14,000 पे लिए, उसने बार 1,25,000 दूसरी दफ़ा ले लिए। साईं नूर ने कोई पैसे नहीं लिए थे। एक अल्लाह का नेक बंदा और दरवेश सा बंदा था। उसको फ़ोन किया, हमारे बच्चों की तबीयत शदीद ख़राब है। उसने कहा मैं इसी काम के सिलसिले में ही दूसरे गांव आया हुआ हूं और मेरे पास इस वक्त सवारी नहीं है कि मैं आ सकूं। आप जिस तकलीफ़ का जिक्र कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई गाड़ी या सवारी है तो मुझे लेके जा सकते हैं तो मैं हाजिर हूं, वरना मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। फौरी तौर पे रिश्तेदारों को कहा, उन्होंने फौरी तौर पे गाड़ी निकाली और एड्रेस पूछ के उस घर पहुंच गए। साईं नूर को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी भगाते हुए वो घर लेके आ गए, क्योंकि अभी तक चीखो पुकार का दोनों फैमिलियों का सिलसिला जारी था। कट मुसलसल जिस्मों में पड़ रहे थे और एक तकलीफ थी जिसपे सारे घर वाले रो रहे थे। अपनी आंखों से बच्चों को इस तरह तड़पता देख रहे थे कि एक के जिस्म पे खून ही खून है और दूसरी सेम उसी तरह कोई अजीब सी जुबान बोल रही है और तड़पे जा रही है। साईं नूर ने जब उनको देखा तो कहा आज मैं मसले को हल करके ही छोड़ूंगा, या मैं नहीं रहूंगा, या ये जो भी है इसको नहीं छोड़ूंगा, लड़की को भी यहीं लेके आओ।
मुश्किलों से पकड़ के वो जो कराह रही थी, तकलीफ में रो रही थी, जिसकी जिस्म पे नजर तो निशान नहीं आ रहे थे लेकिन हर लम्हे काटा जा रहा था, वो भी उस घर में आ गई। दोनों को जमीन पे बिठा दिया और उसके बाद दोनों के इर्द गिर्द उसने दायरा कड़ा खींच दिया। जब दायरा कड़ा निशान लगा चुका तो उसने अपनी तैयारी की, कोई पढ़ना था, क्या करना था, मंगवाया, सामान मंगवाया, पानी मंगवाया और उसके बाद उसने खड़ा होकर पढ़ना शुरू कर दिया और गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। वो दोनों बच्चे, लड़का और लड़की, जो असल में एक दूसरे के कजन भी थे और मंगेतर भी थे, अब उस तरह तड़प तो नहीं रहे थे लेकिन अभी भी सिसकियां, अभी भी तकलीफ का आंसर उनके चेहरों से आया था। कुछ बेहतरी आ चुकी थी। वो पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, यहां तक कि दोनों खामोश हो गए और साईं नूर शाहिद के सामने आया और कहा, कौन है तू? शाहिद के मुंह से जो लफ्ज निकले, जो आवाज आई, वो एक बूढ़ी औरत की आवाज थी। सब घर वालों ने क्लियर उस आवाज को सुना, जैसे कोई एक बूढ़ी औरत अंदर से बोल रही है। उसने कहा, जो भी हूं, तुम्हें क्या? उसने कहा, मैं तुमसे मुखातिब हूं, कौन हो तुम, बताओ अपने बारे में। उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगी। उसने कहा, अगर तुम नहीं बताओगी, तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं, फिर मैं तुम्हें वो तकलीफ दूंगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। इसलिए जो मैं पूछ रहा हूं, चुप करके जवाब दो। वो हाजिरी करवा चुका था। वो अंदर बुढ़िया आज हाजिर हो चुकी थी, हम कलाम थी। उसने कहा, जो करना है कर लो। बुढ़िया ने जो शाहिद के अंदर से बोल रही थी, जैसे ही ये जुमला कहा तो साईं ने आंखें बंद की और दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसको पढ़ते हुए 3-4 मिनट ही हुए थे कि उस बुढ़िया ने चीखें मारनी शुरू कर दी, रोको रोको, बंद कर दो पढ़ना, रोक दो, मैं बताती हूं, बंद कर दो पढ़ना। तो साईं ने पढ़ना बंद कर दिया। कहा, अब मैं जो भी पूछता जाऊं बताती जाओ, क्योंकि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो चुका है, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ। किसने भेजा है तुम्हें? उसने कहा, मुझे फलां बंदे ने भेजा है। उसी बंदे का वो जिक्र कर रही थी। यहां पे उन्होंने कहा उसका नाम स्किप कर दें, वो जिसके पास वो जादू कराने के लिए दोनों औरतें शहर जाती थीं। तुम किस मजहब से ताल्लुक रखती हो? तो उसने एक और मजहब का बताया। मुसलमान ने एक और मजहब से कहा, मैं उस मजहब से ताल्लुक रखती हूं और उसी फलां फलां बंदे ने मुझे भेजा है। किसके कहने पे भेजा है? तो उसने उन दोनों खवातीन का नाम लिया कि वो जो 2 खवातीन हैं उन्होंने उससे कहा था और उसके बाद उस बंदे ने मेरी ड्यूटी लगाई है। क्या ड्यूटी लगी है तेरी? इनको तड़पा तड़पा के मैंने मार देना है। ये मेरी ड्यूटी लगी है, इसलिए मैं इनको तड़पा रही हूं, तड़पा तड़पा के इनको मारना है। फिर से उस बाबा ने वजाहत की, ये जो तूने नाम लिए हैं, ये और ये औरत, यही मरवाना चाहते हैं ना उनको? उसने कहा, हां। कहां मिली थी तू? इस बच्चे से कहां मिली थी तू? उसने कहा, मेरी जब ड्यूटी लगी थी तो मैं इसी के इंतजार में खड़ी थी गठरी लेके, और जब ये आया था तो मैंने पहचान लिया था, यही है। मुझे तस्वीर दिखाई गई थी इसकी, और उसके बाद बस वही लम्हा था, मैंने इसको कहा भी था, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, और तब से मैं उसके पीछे हूं। साईं बोला, अब तू वापस कैसे जाएगी? मुझे पता है तेरे बारे में, तू क्या है, किस कबीले से तेरा ताल्लुक है, तू कितनी बुरी और घटिया चीज है, मैं तुझे जान गया हूं। यह बता, वापस कैसे जाएगी? उसने कहा, अगर मैं वापस गई तो वो आमिल मुझे मार डालेगा, मैं वापस नहीं जा सकती, मुझे काम पूरा करना होगा, बगैर काम पूरा किए मेरी वापसी नामुमकिन है। मैं मरना नहीं चाहती, वो मुझे मार देगा। तो साईं ने कहा, ठीक है, फिर तुझे मैं मार देता हूं। तुझे यही डर है ना कि वो तुझे मारेगा, तो इन बच्चों को अगर नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे मारूंगा। पढ़ना शुरू क्यों करूं, शुरू पढ़ना? तो एकदम से बोली, नहीं नहीं नहीं,
मत पढ़िए, मरिए, मत पढ़िए, मैं चली जाती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त मान लीजिए। कहा बोलो क्या शर्त है? कहा मुझे बकरे का गोश्त फलां कब्रिस्तान में फलां फलां जगह पे चाहिए, और इसके अलावा ये चीजें भी मुझे चाहिए। फिर मैं, आप मुझसे जो वादा लेना चाहें मुझसे ले सकते हैं, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, वापस नहीं आऊंगी। वो भी अगर मुझे मारने की कोशिश करेगा तो ये सामान में से उसको मैं दे दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। जो जो कुछ तुम कहती हो इस वक्त फौरी तौर पे तो अरेंज नहीं हो सकता, सुबह तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें पता है हम मुसलमान हैं, हम जिस बात का वादा करते हैं, हल्फ देते हैं, उसको पूरा करते हैं। मिल गया तुम्हें जो कुछ तुमने मांगा है, लेकिन आज के बाद कभी भी इस बच्ची और बच्चे के पास तुम नजर नहीं आओगी, और जाने से पहले अपनी निशानी दे के जाओगी। सामने उन्होंने दरख्त की तरफ इशारा किया, इसी पे निशानी दे देना कि तुम चली गई हो। ये याद रखना, मैं आज रात को यहीं पे रहूंगा, सुबह तुम्हारा काम करके ही जाऊंगा। जो तुमसे हल्फन कह रहा हूं, चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, वो सुबह दिलवा के ही जाऊंगा। लेकिन अगर तुमने जरा भी वादा खिलाफी की तो मैं तुम्हें फिर हल्फ देता हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं माफ करना बेहतर मैं समझता हूं, मुझे जो मेरा जो दीन सिखाता है वो है माफ करना। मैं इसलिए तुम्हें भी माफ कर रहा हूं। तुम भी मजबूरी में ऐसा कर रही हो, खुशी से नहीं कर रही हो, तुम्हें भेजा गया है। अब जाओ, निकल जाओ यहां से। उसी लम्हे घर वालों ने देखा, वो जो साथ घर के अंदर एक दरख्त था, उसकी एक मोटी सी ऊपर वाली टहनी, वो इतनी मोटी थी कि उसको काटा जा सकता था, तोड़ा नहीं जा सकता था। बहुत ही मोटी वो टहनी थी। उसके टूटने की आवाज़ आई, और ऐसे टूटने की आवाज़ आई जैसे किसी ने यूं झटका मारा हो और तोड़ दी हो। अमूमन दरख्त की छोटी सी टहनी को हम यूं मारते हैं और तोड़ लेते हैं, तो इतना मोटा तना जो उसका ऊपर वाला था वो तोड़ा गया और ठा करके ज़मीन पे गिरा। ये निशानी थी उसके जाने की कि वो चली गई थी, क्योंकि साईं ने कहा था निशानी देकर जाना। और उसी लम्हे जैसे ही टहनी की आवाज़ आई टूटने की, सबने ऊपर की तरफ देखा, तो उसी लम्हे शाहिद और उसकी कज़न, जो अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चुप से हो गए थे, फिर शाहिद के अंदर से वो हम कलाम जब हो रही थी, वो बोल रही थी। होंठ तो शाहिद के हिल रहे थे, असर में वो बोल रही थी। वहीं पे साथ में उसकी बैठी कज़न भी खामोश थी। जैसे ही वो टहनी गिरी ऊपर से नीचे, दोनों बच्चे जमीन पे गिरे और बेहोश हो गए। अब वो टहनी, ये इशारा था, वो इस घर से चली गई है। साईं ने कहा अब अंदर इस दायरे के अंदर दाखिल हो जाओ। जो मैंने दायरा लगाया हुआ है, उससे पहले उसने मना कर रखा था कि अंदर कोई भी नहीं जाएगा। घर वाले दाखिल हुए, बच्चों को उठा लिया, उनके चेहरों पे छींटे मारे गए, पानी पिलाया गया, दम किया हुआ पानी, तो बच्चे होश में आ गए। उसने कहा अभी काम खत्म नहीं हुआ, आज रात अभी भी मुझे बैठ के इस घर में पढ़ना होगा, और सुबह अपना वादा वफा करना होगा जो उस बुढ़िया से मैंने किया है। सारे घर वाले रात सारी जागते रहे। साईं नूर वहां पे बैठ के मुसलसल रात सारी पढ़ाई करते रहे। शाहिद और उसकी मंगेतर के जिस्म के अंदर वो जितनी तकलीफ थी, अब वो खत्म हो चुकी थी। शदीद जो तकलीफ थी बिल्कुल नहीं खत्म हुई थी, थोड़ी थोड़ी अभी भी उनको तकलीफ थी, लेकिन पहले की तरह जलन नहीं हो रही थी, हल्की हल्की दोनों को तकलीफ हो रही थी। साईं रात सारी बैठ के पढ़ते रहे। जब सुबह अजानें हुई, उन्होंने अपनी नमाज अदा की और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस अमल को मुकम्मल कर चुका हूं कि आज के बाद इन दोनों बच्चों के साथ कोई भी जादूगर इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। नहीं सॉरी, मैं ऐसा अमल कर चुका हूं कि वो जो जादू इनके ऊपर किया गया था वो मैं तोड़ कर चुका हूं। ये नहीं उन्होंने कहा कि कोई नहीं कर सकेगा, उन्होंने कहा जो जादू किया गया था वो जादू टोटल इनके ऊपर से ख़त्म कर दिया गया, जो इनको मारने के लिए जादू था। अब ये जादू इन पर अमल नहीं करेगा। सुबह होते ही उन्होंने वो जो चीज़ें उस औरत ने डिमांड करवाई थी, वो उसने सारी चीज़ें भी मंगवा ली, और ड्यूटी लगा दी गई कि जैसे ही शाम हो, अंधेरा फैल जाए, ये सामान मैं बाहर खड़ा हूँगा, आप लोग अंदर कब्रिस्तान में रख के आएंगे। सामान सारा बंदोबस्त कर दिया गया, और जैसे ही अंधेरा फैला, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तो उन्होंने कहा दो नौजवान आगे आए। तो उनमें से मामू एक और नौजवान आगे आया, कहा मैं यहाँ खड़ा पढ़ रहा हूँ, परेशान मत होना, घबराना मत, सीधा जाओ,
चलते चलते फलां जगह पे वो जो दरख्त है उसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ये सारा सामान रखना और मुड़ के मत देखना, वापस आ जाना। वो दोनों नौजवान घबराए हुए जरूर थे, लेकिन अपनी आंखों से उस बुजुर्ग की ताकत को भी देख चुके थे, इसलिए धड़कते दिल के साथ कब्रिस्तान के अंदर चलते 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 उस दरख्त तक पहुंच गए। और जैसे ही उस दरख्त के करीब पहुंचे तो वहां पे जाके उन्होंने सामान जिस तरह कहा था वो सारा सामान ज़मीन पर रख दिया। अब वो कहते हैं हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बुढ़िया कहीं करीब मौजूद है, हमें नज़र कुछ भी नहीं आया, लेकिन शायद हमारी फीलिंग ऐसी थी। जब हम रख चुके तो उसी वक्त हम मुड़े वापस जाने के लिए, तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई तेज़ आंधी का झोंका सा आता है, जैसे तेज़ एक आंधी सी आती है, लेकिन हमने मुड़ के नहीं देखा। हमारा दिल था कि हम मुड़ के देखें, लेकिन हमें सख्ती से मना था, इसलिए हमने मुड़ के नहीं देखा। तेज़ तेज़ कदम चलाते हुए बाहर आ गए। वहाँ पे वो साइंस बाबा मौजूद थे। उन्होंने कहा तुमने अपना काम खुश असलूबी से कर दिया, अब अपने अपने घरों को जाओ और मुझे भी छोड़ दो, मेरे घर छोड़ आओ। उन्होंने बाबा जी को उठाया, उनके घर छोड़ के आ गए। वो रात भी अगली कुछ लोग सो गए, कुछ जागते रहे, जैसे फिर से एक खौफ था, एक समा था। लेकिन जाने से पहले साईं एक बात कह गए थे कि जिन्होंने मारने की कोशिश की है उनसे बदला मत लेना। सबको पता तो लग चुका है, पूरे गांव को पता लग चुका है कि ये मामी और वो मासी जादू करवाती रही हैं, और वो जो मासी है कब्रिस्तान में जाके ये बैठ के जादू करती रही है, और ये काला जादू था जो वो करने की कोशिश कर रही थी और नंगी होके कर रही थी। इससे बड़ी बदनामी क्या होगी कि ये औरत कितनी गलीज औरत है कि ये इस तरह जादू करती है, और इसकी मामी कैसी गलीज औरत है, इसका बेटा पहले ही नशों में पड़ा हुआ है, बुरी आदत का मालिक है, उसका भी सबको मकरूह चेहरा दोनों का नजर आ गया। इसलिए बेहतर यही है कि बजाय लड़ो, इनसे नाता तोड़ो, इनको माफ़ कर दो, बोल चाल बेशक बंद कर दो, लेकिन बदला ना लेना। हमारा दीन हमें बदले का दर्स नहीं देता। सबसे बेहतरीन अमल माफ़ करना है, इनको माफ़ कर दो। क्योंकि साईं बाबा का हुक्म था तो सब ने उस हुक्म को मान लिया, उनसे नाता तोड़ लिया और उनको माफ़ कर दिया। शायद कहते हैं उसके बाद आज मैं वापस दुबई में हूँ, ना मेरी कज़न के साथ फिर कोई मसला हुआ है, ना मेरे साथ कोई मसला हुआ है। 3-4 दिन तक हमें थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ पेन रही है, 3-4 दिन तक। उसके बाद वो तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई। मैंने सेम इस तरह का एक केस, मेरी वीडियो भी मौजूद है, शायद मैंने अब हाइड की हुई है, मैंने बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है। एक बच्चा था, शहबाज उसका नाम था, उसके जिस्म पे, उसके मुंह के अंदर, पाँव के नीचे, पूरे जिस्म पे, पीछे कमर पे, टांगों पे, हाथों पे, सीने पे, पेट पे, हर जगह पे इस तरह निशान पड़ जाते थे। बहुत सारे और भी जो घोस्ट हंटर हैं, जिसमें सजाद सलीम के पास भी ये वीडियो भेजी गई थी, उसको कट पड़ते थे, वो इलाज करा करा के थक गए थे, वो उसका वो ख़त्म नहीं होते थे। इस तरह के और भी मैंने केस किए हुए हैं। वो केस फिर मैंने दिखाया, मेरे पास वीडियो आई थी, फिर मैं उस बच्चे के घर गया, उसका मसला हल किया, वो फिर ठीक हो गया। मैंने उसका इंटरव्यू किया, पहले उसने खुद से मुझे वीडियो बना के भेजी, जी मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद मैं उस बच्चे के घर गया और पहला वो शख्स था जिसके साथ ऐसा मोहब्बत का रिश्ता बना मेरा। शहबाज छोटा छोटा है, उसके बड़े भाई दोनों, उनके वालिद साहब, उनकी वालदा के साथ ऐसा प्यार का मेरा रिश्ता बना के अब एक फैमिली की तरह हैं। वो मुझसे फैमिली की तरह प्यार करते हैं। अब बच्चा वो बिल्कुल 100% ठीक है, दोबारा उसके साथ कोई भी मसला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इस मसले को हल कर दिया था। ये मसला सिर्फ मैंने टीवी पे दिखाया, इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह के मेरे पास आए थे केस जो मैंने हल किया था। कोशिश करूँगा एक मेरे पास, शायद मैं आपको दिखा दूँ, लड़कियाँ थी 3 से 4 जिनके अंदर जिन, जेन्युइन जिन अंदर उनके हाजिर हो गया था, और मैंने उन 4 ख़वातीन और 1 लड़का जिनके अंदर जिन की हाज़िरी हो गई थी। मैं एक को निकालने गया था, पता लगा 5 लोगों के अंदर जिन्नात हैं, तो वो मैंने निकाला था कैमरे के सामने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस कहानी के एंड में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जो आजकल सिखा रहा हूँ कहानी तो आप सुनते ही हैं, जो मैं जुमे वाले दिन लाइव करता हूँ सबको कहता हूँ देखा करें। क्यों? सीखने को मिलेगा। कोई ना कोई बात ऐसी मैं ज़रूर करता हूँ जो आपके सीखने के लिए होती है। अगर आप सीख जाएँ, आपको मैं गारंटी से कहता हूं किसी पीर फकीर आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। जो साईं बाबा ने किया वही काम मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं खुद आप कर सकते हैं। सिर्फ यकीन कामिल होना चाहिए, और मैं यकीन कामिल बना रहा हूं, वो चीज़ें सिखा रहा हूं कि अगर आप लोगों ने वो चीज़ें कर ली तो आप खुद बहुत बड़े आमिल हैं, पीर हैं, सारा कुछ है। क्योंकि अल्लाह का कलाम जिसको कुरान मजीद कहते हैं वो किसी पीर बाबा, आमिल बाबा, फ़कीर बाबा, साईं बाबा के लिए नहीं है, तमाम इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए है। तो आप भी उस पर, उन बातों पर अमल करके जो मैं सिखा रहा हूँ, आप भी तोड़ कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की स्टोरी, पार्ट 2 था इसका।
जो मैंने आपको सुनाया। तो एंड में शाहिद जी आपके लिए, आपके पूरे ख़ानदान, आपके कज़न, आपकी पूरी फैमिली के लिए ढेर सारी दिल से दुआएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद व आबाद रखे, आप पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आपने कहा मेरे पास गाँव की कुछ और भी स्टोरीज़ हैं, आप ज़रूर सेंड कीजिए। आपकी उन कहानियों को भी इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम OCS का हिस्सा बनाऊँगा। लव यू सो मच। आप लोग भी मुझे अपनी कहानियाँ भेजिए, वॉइस मैसेज पूरा एक लंबा करके कहानी भेजिए, या फिर आप लिख के भेजिए। दोनों सूरतों में आपकी कहानी प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। शुरू में आप लोगों ने ज़रूर बताना है आपका नाम, गांव का नाम फर्जी बताना है या रियल बताना है, लेकिन मुझे आपने रियल बताना ज़रूर है। उसके बाद ये कहना है आगे कि जी आप फर्जी बताएं या रियल बता दें। और आखिरी लफ्ज़ जो आपने लिखना है वो स्टोरी, STORY इंग्लिश में लिखें, या उर्दू में सीन टेवा टो रे छोटी है री स्टोरी लिख दें। लाजमी आखिरी लफ्ज़ आपका स्टोरी होना चाहिए। और इसको आपने भेजना, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +0092313665550। मैं इसको उर्दू में भी रिपीट कर देता हूँ, 009231665550। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। इस पर मुझे आप अपनी स्टोरी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी भी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।